हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों 11th की केमिस्ट्री का आज हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स हो गए थे, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए केमिस्ट्री को स्टॉप कर दिया था और थोड़े से मैथमेटिक्स के वीडियोज़ बना रहा था। बट क्योंकि आप लोग से रहा नहीं जाता तो 10th चैप्टर शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, चलेगा। देखो 10th चैप्टर भी चालू हो गया, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा अपना। ठीक है, सो फिजिक्स का भी कंटिन्यू कर दूंगा मैं आज या कल से। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये आपको एनसीईआरटी में आई थिंक सेकंड ही चैप्टर है, गैसियस स्टेट नाम से। सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका नाम है ये भी ठीक है, और गैसियस स्टेट जो नाम है वो भी ठीक है। देखो कैसे, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं इंडिया के। अरे भाई वो वाला स्टेट नहीं, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तीन स्टेट्स होते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, गैसियस स्टेट्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसलिए एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है गैसियस स्टेट। अपने बोर्ड की बुक में ऐसा नाम दे दिया गया है, दे देते लोग कुछ भी करते। सॉलिड स्टेट के बारे में तो आप पढ़ ही लोगे आगे चल के। लिक्विड स्टेट के बारे में भी आप 12th में मतलब ऐसा पढ़ लोगे, 12th में आप पढ़ लोगे। इसके बारे में भी आपको 12th में पढ़ लोगे, पहला ही चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है। अच्छा देखो, सॉलिड को आप लोग जब हीट करोगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को जब आप लोग हीट करोगे तो आपको गैस मिलेगा। ठीक है, गैस को आप लोग कूल करोगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को आप लोग कूल करोगे तो आपको गैस मिलेगा। तो ये प्रोसेस तो जानते ही हो, हीट करने से आपको लिक्विड मिल जाता है, हीट करने से आपको गैस मिल जाता है, फिर कूल करने से आपको सॉलिड मिल जाता है, गैस को कूल करने से लिक्विड मिल जाता है, कंडेंसेशन वगैरह, इससे कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्या सॉलिड से सीधा गैस बनाना पॉसिबल है? मतलब किसी भी में सॉलिड को रखो और तुरंत गैस बन जाए, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन के प्रोसेस से सीधा सॉलिड को गैस बना दिया जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हम उसे हीट करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स में भी तो कुछ चेंज आता होगा। जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, एकदम चिपके हुए पास पास में एकदम। इसके बारे में आपने पहले चैप्टर में भी देखा था, है ना, फालतू फालतू बातें जब हम लोग कर रहे थे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स जैसे ऐसे होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं होते। ठीक है, फिर गैस के मॉलिक्यूल्स तो एकदम दूर दूर होते हैं, ऐसा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम पास में होते हैं। मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, और ये अट्रैक्टेड भी रहते हैं और एक दूसरे से दूर भी भागते हैं। ये दूर ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो टेंडेंसीज के बारे में आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स की दो टाइप की टेंडेंसीज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। या तो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये पहली टेंडेंसी है। और दूसरा या तो उनके एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, मतलब उन लोग भागते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, या तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं या तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, भाग ही नहीं रहे, तो अट्रैक्ट ही हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वो एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो लिक्विड्स में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और मॉलिक्यूल्स भाग भी रहे हैं। तो इसका मतलब लिक्विड्स में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी बराबर होती है। गैसेज में ऐसा नहीं होता है। गैसेज में मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कम होते हैं और एक दूसरे से भागते ज़्यादा हैं। तो गैसियस स्टेट में कौन सी टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इतना सीखने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि आखिर गैसेज मिलती कहाँ पर हैं। ठीक है, हवा में। अरे गजब। ठीक है, सो हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस की और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं हम लोग। बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट्स टाइप में नहीं लिख रहा हूँ मैं, उतना बेटर। ठीक है, सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट से दूर दूर रहते हैं। मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन होता है दो दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है।
लिक्विड्स की बात करें तो इनका 3 से 10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और गैसियस का जो मीन सेपरेशन होता है वो 5 एंगस्ट्रॉन्ग से आगे होता है। अच्छा, मीन सेपरेशन क्या होता है? मतलब देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कम दूर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत कम दूर होंगे। तो क्या किया गया, सबका मीन निकाल दिया गया, सबका सेपरेशन जोड़ा गया और मीन निकाल दिया गया, तो उसको मीन सेपरेशन बोलते हैं। तो गैसेस का मीन सेपरेशन सबसे ज़्यादा होता है। आप बोलोगे लिक्विड का भी है, नहीं, ये लिक्विड का रेंज दिया गया है 3 से 10 एंगस्ट्रॉन्ग, बट गैसेस का फिक्स है कि 5 से ज़्यादा ही होगा, जबकि लिक्विड का 3 भी हो सकता है, तो गैसेस का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेट होती है, इनका इरेगुलर होता है। लिक्विड्स का देखो इरेगुलर होता है, आप इसको किसी सर्कुलर चीज बोल में डालोगे तो बोल में चले जाएंगे, है ना। गैसेस को आप लोग कहीं पर भी डालोगे वहीं पर चले जाएंगे। लिक्विड को कहीं आप लोगों ने बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में चले जाएंगे, मग में डाल दिया वहाँ पे चले जाएंगे, कहीं पर भी आप लिक्विड को डाल दो वहाँ पे वो चले जाएंगे। बट सॉलिड का ऐसा नहीं है। आप एक बॉल लेकर आओ और उस बॉल को बाल्टी में डालो तो बाल्टी में जाके बाल्टी नहीं बन जाएगा, बॉल ही रहेगा। तो इनका सब कुछ डेफिनेट शेप होता है, फिक्सिंग जो पैकेजिंग वगैरह होती है सब कुछ ठीक होता है। इनका इरेगुलर होता है सब कुछ, अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये लिख लेना सेपरेशन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी ऐसा ही होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है और लूज पैकिंग होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हवा लगी नहीं और गायब, तो लूज पैकेजिंग होती है इनकी। ठीक है, ओके। तो अब मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते आसानी से, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, कैन नॉट मूव फ्रीली, उतना आसानी से मूव नहीं कर सकते। और ये चीज़ समझ भी सकते हो कि यार सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल एकदम अच्छे से अट्रैक्टेड है, तो वो कैसे मूव करेंगे। ये लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, कैन मूव इन अ स्मॉल डिस्टेंस। ये भी कंडीशन है कि छोटी सी डिस्टेंस में ही मूव कर सकते हैं। बट गैसेस की बात करें तो इन लोग कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते ही रहते हैं। मतलब आपके आजू बाजू जो हवाएं हैं ना वो मोशन में आपको दिख नहीं रहा है, पर जैसे एक कंटेनर में आप गैसेस को डाल दो तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन मतलब ऐसे टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल्स अपना रैंडम मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली आर इन रैंडम मोशन, आर एम रैंडम मोशन, आर एम रैंडम मोशन। ठीक है, शेप वेप इनका कुछ होता नहीं है, जहाँ पे जाते हैं वही शेप ले लेते हैं। ठीक, साइज की बात करें तो सॉलिड का साइज फिक्स होता है, लिक्विड का भी कहीं ना कहीं फिक्स ही होता है। जैसे आपने अगर एक जग पानी लिया और उसको बाल्टी में डालो तो उतना ही रहेगा, बट आपने गैसेस को सपोज एक छोटे से बॉक्स में आपने गैस ली और उसको रूम में खोल दिया तो उसका जो गैस का वॉल्यूम होगा वो पूरे रूम का वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है लिक्विड और गैस में। वरना कुछ लोग सोचेंगे कि यार लिक्विड को भी कहीं पर डालो वही शेप ले लेता है, गैस भी वही शेप ले लेता है। नहीं, लिक्विड उतना ही रहेगा बट गैस एक्सपांड हो जाती है। अब आप आइडियल गैस के बारे में जब पढ़ोगे तो आप जानोगे कि अगर हम लोग किसी कंटेनर में पूरी तरीके से उस कंटेनर को ऐसा फिक्स कर दे तो वहाँ पे गैस एकदम बहुत छोटी सी जगह में चली जाती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रियल गैस। असली में गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज यहाँ पे आपने बहुत सारी गैसेज यहाँ पे भरी हुई है, इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेज है और आपने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद आप कंप्रेसर को यहाँ पर लेकर गए तो गैसेज गायब, उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं बचा। ऐसा मान लिया जाता है आइडियल गैसेस के लिए, बट रियल गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता है। रियल गैसेस के लिए आप कितना भी कंप्रेस कर लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रह ही जाएंगे, कुछ ना कुछ जगह वो रखती हैं। ठीक है, ऐसा होता है रियल गैसेस के लिए, बट आइडियल गैसेस के बारे में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं। ठीक है, लिक्विड्स की स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसका कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। कंप्रेस करने जाओगे तो गायब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ी सी अमाउंट में आप लोग लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हो। कैसे? जैसे आप बर्फ़ लेकर आओ और बर्फ़ को पानी बनाओ और पानी बनाने के बाद उसमें आप लोग कंप्रेस करोगे तो वो थोड़े छोटे से साइज के लिए कंप्रेस होगा बट ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, बाकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर आगे आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वगैरह दिया है जो कि लंदन फोर्सेज, डाइपोल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब कुछ मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया था। तो हमारी लाइफ आसान है, सीधा हम जाएंगे पेज नंबर 140 पे और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। हाँ देखो, किसी भी मॉलिक्यूल का जो गैसियस स्टेट है वो डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब आप कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो या कितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करते हो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। उस पर मतलब डिपेंड करता है किसी का भी गैसियस स्टेट। जैसे भी आपके पास कोई गैस है, आप प्रेशर बढ़ा दो तो प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे कई सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है,
ठीक है, और आपने ऊपर से पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो, तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे पास पास में आ जाएंगे, है ना। मतलब इसका गैसियस स्टेट अभी अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। किससे? प्रेशर से। टेम्परेचर हाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर हाई करने से मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर भागेंगे, और जितना ज़्यादा दूर भागेंगे उतना ही बेटर वो गैसियस स्टेट होगा। ठीक है, तो गैसेज आर फाउंड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ट्रिपल एस हो गया है, एक को माइनस कर देना, चलो मैं नहीं कर दिया, एंड हाई टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही अच्छा गैसियस स्टेट होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना ही अच्छा गैसियस स्टेट होगा। ठीक है, मतलब इसको आप बोल सकते हो LPHT। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हमें गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। चलिए अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड लिक्विड से हल्का होता है, लोअर डेंसिटी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम पोज नहीं करते, लोग शेप वेप वही ले लेते जो आप आसपास में शेप हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटे से बॉटल में गैस भर के लाया और उस बॉटल को खोल दिया तो पूरे रूम में ही वो गैस फैल जाएगी, जबकि इतनी सी थी इतनी हो गई। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। रैंडम मोशन उन लोग करते रहते हैं हमेशा। गैसेस के मामले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीकेस्ट होता है, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, गैसेस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पोज करती है। अब डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। और गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। सबसे पहली बात कि गैसेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या गैस का मास होता है? गैस के पास मास होता है क्या? यस होता है, इसमें क्या इतना सोचना है। दूसरा डिस्कस करेंगे वॉल्यूम, तीसरा डिस्कस करेंगे प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फिर डेंसिटी। यहाँ पे डिफ्यूज़न भी करके दिया हुआ है, बट डिफ्यूज़न को आज नहीं, हम लोग कभी और करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर और डिफ्यूज़न। देखो कुछ चीज़ें टेक्स्ट बुक्स में उतना प्रॉपरली नहीं दी हुई रहती हैं, या फिर टेक्स्ट बुक वाले कुछ और तरीका एक्सपेक्ट करते हैं, बट आप जो नोट्स बनाते हो उसमें मतलब हम लोग का तरीका रहता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स से पढ़ोगे तो वैसे पढ़ लेना, वैसे भी टेक्स्ट बुक तो रीड करते नहीं हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हो गया डिफ्यूज़न। ठीक है, सो मास ऑफ गैस, क्या गैस के पास मास होता है? यस, मास होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास एक बलून था, फुलाया नहीं है मैंने इसे, बलून को आपने वेइंग मशीन पर रखा, वहां पे इसका वेट दिखा रहा था 1 ग्राम, ज़्यादा दिखा दिया, चलो 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम इसका वेट दिखा रहा था। फिर आपने इसमें हवा भरी, और हवा भरने के बाद दोबारा आपने इसको वेइंग मशीन पर रखा, वो छोटी सी आती है ना जिसमें आपको पॉइंट में भी दिखाता है, जिसका लिस्ट काउंट 0.1 होता है, मतलब 2.1 2.8 ऐसा दिखाता है। तो उस पर आप लोग जब चेक करोगे तो लेट से हमने इसमें पूरी हवा भर दी और ये गुब्बारा अब इतना बड़ा हो गया। वाह, इससे अच्छा बलून तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आप जब इसका वजन चेक करोगे तो लेट से आया 4 ग्राम, या ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, छोड़ो। इसका वेट था W1 ग्राम और इसका वेट आया W2 ग्राम। तो मुझे बताओ गैस का वेट कितना होगा? एग्जाम्पल ही ले लो, सपोज इसका था 2, हवा भरने के बाद आया 4, तो गैस का वेट कितना होगा? गैस का वेट ऑब्वियस सी बात है 4 - 2 होगा, क्योंकि इस 4 ग्राम में 2 ग्राम का तो गुब्बारा है, मतलब बाकी 2 ग्राम कहाँ से आया? गैस से आया। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। तो गैस का जो यहाँ पे वजन होता है, मास जो होता है, वो होता है W2 - W1 ग्राम। ठीक है, बट इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। जैसे नंबर ऑफ मोल्स की हम लोग फॉर्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखें तो वो होता है मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे जब आप मास निकालना चाहोगे गैसेस का, तो मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो किसी भी गैस का मास, जिसका भी आपको निकालना है। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ गैस। अब यहाँ पे आपको 2-3 फॉर्मूले और दिए हुए जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 × 10⁻23।
या फिर आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम गिवन एट STP अपॉन 0.224, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन एट STP अपॉन 22.4। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, सो जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर होंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। मास समझ में आया? मास हम लोग कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मेथड तो एक ये है कि किसी भी बलून का आपको ऐसा मास दे दिया गया तो ऐसा आप लोग फाइंड कर लेना, वरना आपके पास वो पहले चैप्टर का मोलैरिटी का फॉर्मूला है, सॉरी मोल कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, वो है मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ गैस आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ गैस। वॉल्यूम की बात करते हैं अब। चलिए दूसरा अब देखते हैं वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इन। मतलब आप लोग इसको जिस चीज़ में भी रखोगे, कंटेनर में रखो, किसी रूम में रखो, वहीं पर ये वहीं का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, और यहाँ पे आपने गैसेस को रख दिया। गैसेस दिखती नहीं है ना, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे गैसेस को आपने रख दिया, तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा? V होगा। या मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में ऑलरेडी आपने कुछ सॉलिड्स रखे हुए, ठीक है, और पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, और जो सॉलिड्स रखे हुए वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम X। तो यहाँ पे जो गैसेस जाएंगी उनका वॉल्यूम क्या होगा? उनका वॉल्यूम होगा V माइनस X। कैसे? X वॉल्यूम तो यहाँ पे सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा वॉल्यूम V था, तो बचा कितना? X ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा V था, तो बचा V माइनस X ना। तो गैसेस कितना ऑक्यूपाई कर पाएंगे? V माइनस X। तो ये फालतू बातें थी, जानते हो आप लोग, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस के बारे में, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स में मजा आएगा। देखो क्या यूनिट है, यूनिट। देखो यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट या तो लीटर में होती है या तो DM क्यूब में होती है। अब आपको मालूम रहना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, या फिर इसको 1 DM क्यूब भी आप लोग लिख सकते हो, और 1000 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, या फिर इसको आप लोग 1000 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर का जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है उसको आप लोग 1000 ml भी लिख सकते हो, 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हो। तो ये कुछ यूनिट्स के कन्वर्जन है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है क्वेश्चन में आपको यूनिट्स थोड़ा घुमा के दे देता है। सपोज आपको दे दिया अ गैस ऑक्यूपाइज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप सोचते रह जाओगे यार 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 लीटर, 1000 लीटर, 1 लीटर या 10 लीटर। आंसर क्या है? 1 लीटर। तो थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा आपको। जैसे ये सब समझ रहे हो ना, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, और यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर, और 10 का क्यूब 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये सब क्रोनोलॉजी है, मैथ से समझ सकते हो आसानी से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मतलब तापमान। अद्भुत, हम भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता रहता है। देखो आज जान लो, टेम्परेचर का मतलब होता है एनर्जी। कैसे समझते हैं? देखो जब भी आप लोग किसी चीज़ को हीट करते हो, सपोज आपके पास लिक्विड है, तो लिक्विड को जब आप लोग हीट करते हो, लिक्विड तो नहीं लग रहा है, ठीक है, लिक्विड बनाते हैं थोड़ा सुंदर सा। ये आपका बीकर है या टेस्ट ट्यूब है, जो भी बोल दो इसको, जो भी दिख रहा है, ये कुछ तो दिख ही रहा होगा, इतना घटिया नहीं बनाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने लगा दिया बर्नर, और यहाँ से आप लोग इसको हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद होता क्या है? ये वेपर बन जाता है, और वेपर बन के बाहर निकल जाता है। सो ये सब प्रोसेस को थोड़ा अगर नज़दीक से जाने हम लोग, तो टेम्परेचर का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बात हमेशा के लिए याद रख लो कि मॉलिक्यूल्स हमेशा दूर भागना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा दूर भागना चाहते हैं, चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे वो गैस के हो, सबके मॉलिक्यूल्स हमेशा दूर भागना चाहते हैं। फिर वो भाग क्यों नहीं जाते? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर से जब ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स भाग नहीं पाते। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स भागते हैं।
ऐसा तो होगा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है। तो फिर मॉलिक्यूल्स कैसे भाग जाते हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर। तो यहां से जब आप हीट करते हो तो हीट मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में वाइब्रेट होने लगते हैं, मतलब ऐसा 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 रैंडम मोशन उनका और तेजी से होने लगेगा। वैसे भी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते ही रहते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल करते हैं बट बहुत कम डिस्टेंस में और कभी कभी। और जब आप हीट करते हो तो रैंडम मोशन उनका बढ़ जाएगा, बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने के बाद क्या करेंगे, लोग भागेंगे। अभी तक क्यों नहीं भाग पा रहे थे? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आगे जा सके। अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनके पास वो एनर्जी है। एनर्जी आई कहां से? हीट से। मतलब आपने जो यहाँ पे हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर नहीं, वो एनर्जी इनकी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने के कारण इन लोग यहाँ से स्केप कर गए। और स्केप करते समय जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मतलब जब भी आप लोग किसी चीज को हीट करते हो तो इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ये एस्केप कर जाता है फिर वेपर बन के, एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है केल्विन। केल्विन इसकी एसआई यूनिट है। आपको सेल्सियस में किसी भी चीज को नहीं रखना है। अगर सेल्सियस में दिया रहता है तो आप लोग उसको 273 से ऐड कर दोगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आपको उसको 32 से माइनस करके 9 से डिवाइड करके इज इक्वल टू सेल्सियस को 5 से डिवाइड कर देना है, आपको सेल्सियस के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू है, आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लेना। अरे ये सब बचपन में पढ़ते थे हम लोग को, 5वीं में बताया जाता था ये, इधर नहीं गाँव में। ठीक है, उधर 5वीं में ये सब कन्वर्जन बताया जाता है, 11वीं में सीखेंगे हम लोग। फिजिक्स का जब हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पहले वीडियो में ही मैं यही चीज़ बताऊंगा। देखो अभी बेसिक बता देता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 373 केल्विन। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। अगर सेल्सियस इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आप लोग ध्यान से देखो अगर टेम्परेचर का, तो वो 100 ही है, मतलब सीधा सीधा आप जोड़ दो, आंसर आपको मिल जाएगा केल्विन में। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका रेंज काफ़ी अलग होता है, इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। सीधा सीधा आप लोग याद रख लो, F-32/9 इज इक्वल टू C/5, आपको आंसर मिल जाएगा सेल्सियस में। क्या आपको ये याद सही में करना है? बिल्कुल नहीं, आपको याद ये करना है क्योंकि मोस्टली आपको सेल्सियस में दिया रहेगा और आपको केल्विन में निकालना रहेगा। फ़ारेनहाइट में कभी नहीं देता है, देता ही नहीं है फ़ारेनहाइट में। आपको हमेशा सेल्सियस में टेम्परेचर देगा और आपको केल्विन में निकालना रहेगा। ठीक है, हो जाता है इधर उधर। तो सेल्सियस में हमेशा दिया रहेगा, केल्विन में आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहेगा, तो यही याद करोगे तो भी चलेगा। चलिए, ये हो गए यूनिट्स और टेम्परेचर्स की बातें। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर ऑफ गैस। अब प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए? देखो सपोज आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ढेर सारे, और आप लोग जानते हो गैसेस कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये सबसे बेसिक रूल है गैसेस का। तो ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, एक उधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, एक उधर भाग रहा होगा, तो ऐसा रैंडम मोशन इनका चलता रहता है। तो गैस क्या करती है, जब वॉल से टकराती है कंटेनर के, यहाँ पे आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के वॉल से जब गैस का मॉलिक्यूल टकराता है तो वो एक फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे वो अपना जो फोर्स अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। ठीक है, मतलब व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस hits the wall of a container, it applies a force। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग निकाले फॉर्मूले के मेथड से, मतलब फोर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जो भी यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एरिया ऑफ कंटेनर, उतने एरिया में जो फोर्स लगाया उसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर। चलिए, इसकी यूनिट्स भी होंगी। यस, इसकी यूनिट्स होती है पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। सो 1 एटीएम में होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप इसको बोल सकते हो 101.32 किलो पास्कल।
या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो 1.01325 बार। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स हैं। इसकी यूनिट और भी होती है, जैसे 760 mm ऑफ Hg। अब किस में क्या यूनिट होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो 760 टॉर। ठीक है, 760 टॉर। सो इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। कभी भी आपको बोला 1 atm प्रेशर तो वहाँ पे ध्यान में रखना उसकी वैल्यू होगी 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 101.325 किलो पास्कल, या फिर 1.01325 बार। बताओ, बार बार नहीं आता है कभी। ठीक है, टॉर भी शायद ही दिखेगा। ये फेमस है और ये फेमस है। तो 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर या फिर ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आया इसका यूनिट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। एक डिफ्यूजन है बट उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी तो आप लोग जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम लोग दो टाइप की डेंसिटी देखते हैं। एक होता है वेपर डेंसिटी, जिसके बारे में मैंने आपको मोल कंसेप्ट में भी बता दिया था क्वेश्चंस को कराते हुए, और एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। दोनों के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। हाँ, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। मॉलिक्यूलर मास को सीधा 2 से डिवाइड कर दो, आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। जैसे उसमें मैं आपको वेपर डेंसिटी दे देता था, आप मॉलिक्यूलर मास निकालते थे मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है pm अपॉन RT, वेयर m इज मोलर मास एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। तो यहाँ पे R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। m होता है मोलर मास, p होता है प्रेशर और t होता है टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है, वेपर डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है। इतना खास प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे खास प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेशर था, टेम्परेचर था, मास था, और सेकंड वाला क्या था? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सारे प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सो डेंसिटी को आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला याद रखना पहला वाला। ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली गैसेस की। अब हम बात करते हैं लॉज की। कौन कौन से लॉज दिए थे साइंटिस्टों ने गैसेस के बारे में, जिसमें आता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गैस लॉज की। तो गैस लॉज में एक बेसिक चीज है कि जो गैस का मास है वो हर एक लॉ में फिक्स कर दिया गया है, और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट बोल दिया गया है। ठीक है, द मास ऑफ द गैस is fixed in each law and number of moles are constant। नंबर ऑफ मोल्स को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, वो कांस्टेंट मान दिए गए हर एक लॉ में। ठीक है, सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ। वाला बॉयल नहीं रे, ये वाला बॉयल। ठीक है, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ given mass of gas, मतलब अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो एक गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम पे। ये था हमारा चार्ल्स लॉ, सॉरी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या कहना था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो कोई भी अगर गैस होगी वो किससे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? उसका जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा। कौन सा लॉ है ये? ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगर हम v को वहां मल्टीप्लाई कर दे तो pv इज इक्वल्स टू k आ जाएगा। k कोई कांस्टेंट होगा, वैसे हम जानते हैं k क्या है। ठीक है, अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन सुना है तो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाओ तो p इज इक्वल्स टू हम लोग k/v भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बना है कि अगर आपको इनिशियल और फाइनल में कुछ कंडीशन दी हुई है और आपको बॉयल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। मतलब शुरू में जो प्रेशर वॉल्यूम दिया है उसको इक्वल कर दो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम से, और आपको आंसर निकल जाएगा। मतलब आपको पूछा रहेगा शुरू में इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, बाद में वॉल्यूम उतना ही रहा, तो बताओ प्रेशर कितना हो गया होगा। तो सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हो गए हमारे इस लॉ को लिखने के तरीके। लॉ क्या है? लॉ ये है कि अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो हर एक गैस के लिए जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम पे। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इक्वल्स टू k/v, PV इज इक्वल्स टू k, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है, ये हमारा बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स देखते हैं, जो कि नीट में अक्सर आ जाते हैं। नीट में ऐसे ही आ जाते हैं, सीधा ग्राफ आ जाएगा और पूछेगा कौन सा लॉ दिख रहा है। ठीक है,
चलिए अब इसके ग्राफ्स हम लोग देखते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं अब हम लोग, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ। मतलब P इज इक्वल्स टू क्या निकला, K बाय V। ठीक है, मतलब P इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ K इंटू 1/v। अब मैथ्स में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जो कि है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, ये इक्वेशन बहुत काम आएगी। अब जो मैथ्स वाले उन लोगों ने तो अभी तक स्ट्रेट लाइन पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब c की वैल्यू 0 है। c होता क्या है, c होता है y इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रही है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रही है, जिसका स्लोप है m। जिसका स्लोप क्या है, m। ठीक है, तो यहाँ पे y पे क्या है p, x पे क्या है 1/v, स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे k है, प्लस या माइनस, प्लस। y इंटरसेप्ट कितना है, 0, मतलब ये ओरिजिन से निकलेगा ऐसे। अगर यहाँ y इंटरसेप्ट 2 होता तो हम इस लाइन को कहाँ से निकालते, यहाँ 2 से, ऐसा निकालते, 2 से निकालते अगर y इंटरसेप्ट 0 होता तो। बट यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है, सॉरी y इंटरसेप्ट 2 होता तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है, 0। तो इसलिए हम लोगों ने ये ग्राफ को कहाँ से निकाला, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हम लोगों ने निकाला, ये हो गया इसका थीटा। तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू सोचो एक बार। स्लोप की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है tan थीटा होगी, वो बच्चा भी बता देगा। स्लोप की वैल्यू यहां से देखे तो k होगी, और k इज नथिंग बट nRT। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। हमने इस इक्वेशन से देखा PV इज इक्वल्स टू K, मतलब K की वैल्यू क्या है, nRT है, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग K की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफिकल चीजें हैं, मुझे पता है। जो लोग मैथ्स नहीं लिए, जो लोगों को मैथ्स नहीं पता, उनको हार्ड लग रहा होगा। समझो समझो समझो। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो ये ग्राफ ऐसे जाता, ऊपर से नीचे। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो ये ग्राफ ऐसे जाता, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जाता है। और कहां से जाता है, जहां पे y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ओरिजिन से गया। y इंटरसेप्ट अगर माइनस में कुछ होता तो नीचे से जाता, बट जाता कैसा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। ठीक है, जो y पे रहता है वो y पे बनाते हैं, जो x पे रहता है वो x पे बनाते हैं, और हम लोग प्लॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू nRT मिला, ये लॉ के हिसाब से PV इज इक्वल्स टू K है, मतलब K की वैल्यू nRT है। nR कैसे, nR तो कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। पूरी दुनिया में जितनी भी गैस है सबके लिए उसकी वैल्यू 0.0821 ही रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स को इसमें कांस्टेंट बोल ही दिया गया है, मतलब अगर K बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका ग्राफ, P वर्सेज 1/v का। अगर मैं आपसे बोलूँ P वर्सेज V का ग्राफ बनाओ तब, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v था, और मैं आपसे बोलूं कि P वर्सेस V का ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ आप लोग यहां से ध्यान से, अगर मैथ्स लियो तो मे भी आप लोग जानते रहोगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, कुछ ज्यादा ही डेंजर हो गया। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है आइजोथर्म। आइजोथर्म मतलब इस लाइन पे जहां जहां टेम्परेचर होगा हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइजो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ पे पॉइंट x ले लो, पॉइंट y ले लो, पॉइंट z ले लो, हर जगह पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहेगा। ये इस ग्राफ की स्पेशलिटी है। कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 2 पॉइंट प्लॉट कर दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी, और आपसे पूछा कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो आप सोचोगे यार यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर सबसे कम है, तो इसका मतलब ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा। नहीं, ये आइजोथर्मिक होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट रहता है। एक और ग्राफ बना सकते हैं हम लोग PV वर्सेस V का। PV वर्सेस V का ये ग्राफ कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो ग्राफ भी कांस्टेंट होगा। या फिर आप लोग इसका भी ग्राफ बना सकते हो, PV वर्सेस V का बनाया, PV वर्सेस P का बना दो, दोनों ही ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। टेक्स्ट बुक में दिया ये सब, ध्यान से सारे ग्राफ बनाने आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ये फालतू मतलब बनाने ये भी है। जैसे इस ग्राफ के बेसिस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये है T1, ये है T2, ये है T3, मुझे बताओ किसका कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला लॉजिक अब मत लगाना। ये ग्राफ है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका ग्राफ है वो। यहाँ पे मैंने किसका ग्राफ बनाया है, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है P वर्सेज 1/v का, P वर्सेज 1/v का। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो बताओ यहाँ पे क्या कैसी वैल्यू होगी।
तो मैंने अभी अभी बताया कि इसकी जो स्लोप है वो बताती है k की वैल्यू, और जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतना ज़्यादा k होगा, और k की वैल्यू है nRT, जिसमें से nr कांस्टेंट है, मतलब जितना ज़्यादा k होगा उतना ज़्यादा t होगा, मतलब जितना ज़्यादा k उतना ज़्यादा t। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप t1 की है, मतलब सबसे ज़्यादा t1 है, फिर t2 है, फिर t3 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं log p, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं log p वर्सेस log v का, मतलब उसी में अगर हम लोग log भी ले आए तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। हमारा फॉर्मूला था pv इज इक्वल्स टू k, log ले लो दोनों साइड, तो ये हो गया log pv इज इक्वल्स टू log k। अब आपको पता है log m इंटू n, ये हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, अब आपको log p वर्सेस log v चाहिए, तो v को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू माइनस log v प्लस log k। हाँ ना, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना, और ये तो प्लस ही रहेगा। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y की वैल्यू log p, तो ग्राफ देखो ये हो गया log p, y पे log p ना, x पे log v, मतलब इधर है log v, m की वैल्यू यहाँ -1 है, और y इंटरसेप्ट है यहाँ पे log k, मतलब y इंटरसेप्ट log k है, तो लेट से यहाँ कहीं पर log k होगा, तो ये हमने log k बना लिया, तो यहाँ कहीं पे हमारा log k होगा। -1 है यहाँ पे स्लोप, ध्यान से देखो स्लोप कितनी है -1, तो इसका ग्राफ ऐसा नीचे आएगा। ये किसका ग्राफ है? ये है ग्राफ log p वर्सेस log v का, थोड़ा टेढ़ा गया है, आप लोग सीधा बनाना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ log p वर्सेस log v का। अगर इसके स्लोप की बात करो तो इसका स्लोप ये होगा, नहीं ऐसी गलती मत करना, इसका स्लोप ये होगा और इसकी वैल्यू 135 डिग्री होगी। ठीक है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, यहाँ पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से जाओगे तो ये देखो ये साइड क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से कभी भी मेजर नहीं करते, स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते। तो इसका एंगल कितना होता है 135 डिग्री, और स्लोप कितना होता है -1। tan 135 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी -1 ही मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जो जेई नीट दोनों में आ जाता है और बहुत ही हलवा होता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास 2 बल्ब है और बीच में यहाँ पे एक कॉर्क फिक्स कर दिया गया है। लेट से इसका प्रेशर था 3 atm और इसका वॉल्यूम था 10 लीटर। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, इसका भी 10 लीटर ही है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इस कॉर्क को ओपन कर दिया गया, तो कॉर्क को ओपन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर तो कम हुआ होगा, है ना। कॉर्क को ओपन किया तो यहाँ पे 3 atm प्रेशर था, अब कुछ गैस वहाँ ट्रांसफर होगी, पूरा इन्हीं में एक्सपांड हो जाएगी, इसका मतलब कुछ तो प्रेशर कम होगा। तो अभी न्यू प्रेशर क्या होगा वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब P इनिशियल था 3, P फाइनल कितना है वो क्वेश्चन है, V तो फिक्स्ड है, दोनों में ही V कितना है 10 है। ठीक है, सो आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने P फाइनल 3 लिखा है, जो कि एकदम गलत है। वही, मतलब इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे जेई नीट वाले। देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आई नो। देखो जब आपने कॉर्क को ओपन किया तो V फाइनल जो था ना, V इनिशियल तो 10 लीटर था, V फाइनल मैंने इसीलिए नहीं लिखा था, V फाइनल कॉर्क को ओपन करने के बाद 10 और 10 20 लीटर हो जाएगा मेरे भाई। पहले वो 10 था, बट कॉर्क ओपन करने के बाद पूरी जगह कितनी हो गई, 20 लीटर हो गई ना, गैस पूरे में एक्सपांड हो जाएगी। कॉर्क ओपन करने के बाद गैस सिर्फ यहाँ पे नहीं रहेगी या फिर यहाँ पे नहीं रहेगी, पूरा वो 20 लीटर ऑक्यूपाई कर लेगी। तो मतलब P1 कितना था 3, V1 कितना था 10, P2 कितना है पता नहीं, V2 कितना है 20, तो 0 0 कैंसल, मतलब P2 आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 atm। क्या करते हो, इतना हल्का क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, सो यही एक पॉसिबल क्वेश्चन है आपका बॉयल्स लॉ का, बहुत ही फेमस टाइप का है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। अब आगे चलिए, अब देखते हैं बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो अभी तक हमने क्या लिखा यार, PV इज इक्वल्स टू K, इतना लिखा था ना। अच्छा, सो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा K बाय P। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। इस वॉल्यूम को जरा यहाँ पुट करो, तो ये आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू K बाय P। तो जब डेंसिटी आप लोग निकालोगे तो P इंटू M बाय K आ जाएगा, मतलब P बाय M, सॉरी K बाय M इंटू P, ऐसा आ जाएगा। अब
K क्या है कांस्टेंट, M क्या है कांस्टेंट, मैंने बोला हर एक लॉ में मास को कांस्टेंट ही रखा जाता है, तो ये आ गया हमारा नया कांस्टेंट K डैश, न्यू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अगर मैं रिमूव करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब कि जो डेंसिटी होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रेशर के गैस की। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये रही डेंसिटी, ये रहा प्रेशर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो, मतलब y इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो पे, x की वैल्यू p है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, इसका स्लोप हमें बताएगा k बाय m की वैल्यू। इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, k बाय m की वैल्यू। तो बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस समझ में आया। PV इज इक्वल्स टू K, V इज इक्वल्स टू K बाय P। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने कर दिया यहाँ पे पुट, तो हमें ये मिला। D इज इक्वल्स टू K बाय M मिला, K बाय M भी कांस्टेंट था तो उसको K डैश लिख दिया और बच गया यहाँ पे P। तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि जो डेंसिटी होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर पे। जितनी ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा डेंसिटी। ठीक, समझ में आया। चलो अगला लॉ देखते हैं। चलिए अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। ये कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब पिछली बार क्या किया था, टेम्परेचर फिक्स किया था, अब की बार प्रेशर को फिक्स कर दिया गया है। तो अब की बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब की बार इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सीधी बात, नो बकवास, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा KT, K की वैल्यू फिर से nRT है, ठीक है, K की वैल्यू nRT नहीं है अब की बार, K की वैल्यू चलो निकालते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। अब यहाँ पे आपको V और T दिख रहा है तो nR को नीचे लेकर जाओ तो P बाय nR, नहीं, P को उधर लेकर जाओ तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा nR बाय P इंटू T। तो यहाँ से कंपेयर करो, V इज इक्वल्स टू KT और V इज इक्वल्स टू nR बाय P इंटू T। तो K की वैल्यू क्या है, nR बाय P, ठीक है। सो K हमें इसकी वैल्यू बताता है। फिलहाल उसको आप जानते हो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, nR तो ऑलरेडी फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल्स टू KT होता है। तो V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2 रहेगा, या फिर V बाय T भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूले जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ग्राफ, इस पे भी ग्राफ है, अरे ग्राफ भरपूर मिलेगा आपको। 12वीं में जाओ, अभी 12वीं में तो इतना ग्राफ मिलेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, ग्राफ करें या क्या करें। देखो V इज इक्वल्स टू KT है, ग्राफ इजी होगा। V इज इक्वल्स टू KT है मतलब Y इज इक्वल्स टू MX है और Y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, 0 होगा, राइट। Y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 रहने वाला है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, सीधा Y पे V, X पे T, और ये हो गई इसकी स्लोप हमें बताएगी वैल्यू ऑफ K विच इज नथिंग बट nR बाय P, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ, किसका, चार्ल्स लॉ का, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और भी ग्राफ्स आपको दिए गए, इसका तो ग्राफ ही नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, वेल डन, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ और चार्ल्स लॉ। अब इसमें लॉग भी लगा सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये फिलहाल बेसिक ग्राफ नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉग वाला तो वैसे नहीं पूछता जल्दी, बट इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले नोट कर लो, K की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो। यहाँ पे अच्छे से इसको लिख देना, C होता है Y इंटरसेप्ट, X होता है X वाली वैल्यू, Y होता है Y पे Y एक्सिस वाली वैल्यू, M होता है स्लोप, ठीक है। इक्वेशन याद रखना, बहुत काम आएगा यार, इतना ग्राफ मिलेगा ना अगले साल, देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका और भी ग्राफ देखते हैं। जैसे मैं आपसे सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछूं, यहाँ पे V, यहाँ पे T, ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू सही है, P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, या P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, या P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या P2 सबसे बड़ा है P3 P1 से, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग छोड़ो, दो ही ऑप्शन, असेंडिंग या डिसेंडिंग बताओ। समझा, देखो लॉ लिखते, लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल्स टू KT, K की वैल्यू है nR बाय P। अरे V तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, इसका मतलब P जितना कम, सॉरी V जितना कम P उतना ज़्यादा, V जितना कम P उतना ज़्यादा, या P जितना ज़्यादा V उतना कम, मतलब यहाँ पे P3 बड़ा है P2 से और P1 से। ये हो गया इसका ऑर्डर, पिछले वाले का अलग आंसर था।
चलिए अब बात करते हैं इसके लॉग वाले ग्राफ की। तो क्या था, v बाई टी इज इक्वल्स टू के, है ना, v बाई टी इज इक्वल्स टू के, लॉग ले लो, तो लॉग v बाई टी इज इक्वल्स टू लॉग के, तो ये आ जाएगा लॉग v माइनस लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग के, तो ये आ जाएगा लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस लॉग के। ग्राफ बनाओ, यहाँ पे है लॉग v, यहाँ पे है लॉग t, इसका y इंटरसेप्ट log k है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो थोड़ा ऊपर से जाएगा। तो लेट से यहाँ पे हमारा log k है, अगर कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 1 है, मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इसका ग्राफ log v वर्सेस log t का, याद रहेगा ग्राफ। चलो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ, अब इसके बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते गै-लुसेक्स लॉ। चलिए अब बात करते गै-लुसेक्स लॉ की। अब थोड़ा बहुत आप ग्राफ से फेमिलियर हो गए होंगे, ठीक है। इनका लॉ क्या था भाई, कुछ तो था, इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, इन्होंने बोला एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस P is directly proportional to T, मतलब P is equals to KT, मतलब P by T is equals to K, मतलब P1 by V1 is equals to P2 by V2, ठीक है। so ये तो अब जान ही गए हो आप लोग, और इतने आप फेमस हो गए हो, मतलब इतने ज़्यादा आप अब एक्सपर्ट हो गए हो कि इसका ग्राफ भी बना दोगे। P is equals to KT का ग्राफ सोचो थोड़ा, Y is equals to mx प्लस C, Y इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया P, ये हो गया T, इसका ग्राफ बन गया ये ऐसा, ठीक है। 45 डिग्री नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे K, ठीक। इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है K, ये हो गया इसका ग्राफ। अच्छा यहाँ पे फिर से मैं वही सेम टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने दी हुई हैं, मतलब 3 वॉल्यूम मैंने दिया हुआ है, V1, V2, V3, और मैंने पूछा है कौन सा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से K की वैल्यू निकालोगे, तो कंपेयर करो, PV इज इक्वल्स टू NRT, V को वहाँ भेज दो, T को यहाँ भेज दो, तो P बाई टी इज इक्वल्स टू NR बाई V, मतलब यहाँ और यहाँ से कंपेयर करोगे तो K की वैल्यू आएगी NR बाई V, मतलब जितना ज़्यादा K होगा उतना कम V होगा, या जितना ज़्यादा V होगा उतना कम K होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा K, मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, V1 का है, मतलब V1 सबसे कम होगा। सो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। हो रहे हो एक्सपर्ट अब इसमें, समझ आ रहा है, जितना ज़्यादा K होगा उतना कम V होगा, इनवर्सली है, ठीक है। तो V1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब V1 सबसे कम होगा, V3 का स्लोप सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब लॉग वाला ग्राफ बाकी है, ठीक है। सो लॉग वाला ग्राफ आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए P बाई टी इज इक्वल्स टू K, इसको लिख दो P इज इक्वल्स टू KT, लॉग ले लो, तो लॉग P इज इक्वल्स टू लॉग KT, फास्ट करा रहे हो आप। अब देखो आप फेमिलियर हो गए हो इससे, तो मैं फास्ट ही कराऊंगा ना, जान चुके हो आप लोग कैसे क्या हो रहा है। तो ये आ गया log K प्लस log T, हमें ग्राफ बनाना है log T का, तो T यहाँ कर दो, K वहाँ कर दो, ठीक है। कंपेयर करोगे, सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस C, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, y इंटरसेप्ट क्या है, log K है, y पे क्या है, log P है, x पे क्या है, log T है, तो ये आ गया log T, ये क्या आ गया log P, y इंटरसेप्ट क्या है, log K, तो लेट से यहाँ पे कहीं पे log K है, ये पूरी वैल्यू जो होती है ना, ये पूरी वैल्यू होती है log K की, स्लोप कितना है 1, तो ये ऐसा जाएगा, एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, और स्लोप कितना होगा, स्लोप 1 होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये था गै-लुसेक्स लॉ। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में अगले वीडियो में आपको करा दूंगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखते हैं एवोगैड्रोज लॉ, चलिए एवोगैड्रोज लॉ देखते हैं। इन्होंने बोला अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर चलिए एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि अगर सिमिलर कंडीशन में, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे सबके लिए कंडीशन सेम हो, जैसे ये रूम, यहाँ पे मैं किसी भी गैस को लेकर आऊँ, कंडीशन सेम होंगी,
ठीक है, चलिए। सो अगर टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट कर दे तो जो इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का वो कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं एक सिमिलर कंडीशन है और सिमिलर कंडीशन में कई सारी गैसेस रखी गई है कंटेनर्स में। जैसे लेट से पहले कंटेनर में रखी गई है 50 ml N2, दूसरे कंटेनर में रखी गई है 50 ml O2, फिर अगले कंटेनर में रखी गई है 50 ml H2। ठीक है, तो सबके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अगर इसके मॉलिक्यूल्स x हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे? x होंगे। बट अगर मैं बोल दूं आपको कि ये 50 की जगह 25 ml बचा तो इसके मॉलिक्यूल्स अब x/2 हो जाएंगे। या फिर आपको मैं बोल दूं इसके मॉलिक्यूल्स अब 100 हो गए तो इसके जो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, इसका वॉल्यूम 100 हो गया तो इसके मॉलिक्यूल्स 4x हो जाएंगे, सॉरी 2x हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन लोग। जैसे शुरू में क्या था, शुरू में सबके मॉलिक्यूल सेम थे। क्यों सेम थे? क्योंकि शुरू में सबका वॉल्यूम सेम था। ठीक है, सो 50 ml H2, 50 ml O2, 50 ml N2, सबके मॉलिक्यूल शुरुआत में सेम थे क्योंकि सबका वॉल्यूम भी सेम था। फिर क्या हुआ, मैंने बोला यार इसके वॉल्यूम को कम कर देते, आधा कर दिया तो इसका वॉल्यूम आधा हुआ तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आधा हो जाएगा। इसका वॉल्यूम डबल हुआ तो इसके मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे। समझ में आया? यही है आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो ये हो गए हमारे सारे लॉज गैसेस के ऊपर जो दिए गए थे। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई एक कंटेनर है जिसमें 14 ग्राम N2 है और एक कंटेनर है जिसमें 1 ग्राम H2 है, तो मुझे बताओ क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? क्या दोनों का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा या दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा? या N2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा H2 का कम होगा या H2 का ज़्यादा होगा N2 का कम होगा? कैसे निकालोगे? इसका मास आपको दिया हुआ है और आपको इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम है। नाइट्रोजन N2 का 28 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो N14/28 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.5। इसके लिए निकालोगे तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2, तो इसके लिए भी आ गया 0.5। तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो ये एवोगैड्रो लॉ के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एवोगैड्रो लॉ समझा? अगर सारी कंडीशन सेम की जाए तो सारे गैसेस कंटेन करेंगी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर एक का भी वॉल्यूम डबल है दोनों से तो उसके मॉलिक्यूल्स भी डबल होंगे दोनों से। ठीक है, तो अब सारे लॉस को हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, तो अगर हम सारे लॉस को जोड़ें, पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। उनका कहना था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। फिर आया चार्ल्स लॉ जिनका कहना था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर आया गैल-लुसेक्स लॉ जिनका कहना था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर आया एवोगैड्रोस लॉ जिनका कहना था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इतनी सारी प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हम V को देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N, T और PV। PV है ना, PV 4 PV है, कोई भी दो लिख दो। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N और T। सो ये दो में से मैंने लिख दिया PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा जो कि कांस्टेंट है R। तो PV इज इक्वल्स टू nRT इन्हीं लॉज से आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल मतलब वो चीज़ जो हम सिचुएशन के भी इनडायरेक्टली बोल सकते हो। आइडियल मतलब वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती ओरिजिनल में। ठीक है, आज आजू बाजू जो हमारे गैसेज हैं उन पे ये लॉ वैलिड नहीं है, उनके लिए होता है रियल गैस इक्वेशन, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 और T है यहाँ पे टेम्परेचर जिसको लिया जाता है केल्विन में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अगले लेक्चर में इसके ऊपर और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग। इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।